हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ पढ़ाइयों में भी लगे हुए हैं। ऑलरेडी चुनाव का माहौल चल रहा है हमारे पूरे देश के अंदर, किसकी सरकार बनने जा रही है आप सबको पता है और जल्दी से काउंटिंग भी आज चल रही है। उसके साथ हम भी वीडियो लेकर आ गए हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑपरेशन मैनेजमेंट के पेपर्स पहले हैं तो थोड़ा उनका पेपर स्टार्ट अपन कर रहे हैं। इसके साथ आज से बल्क अपलोडिंग की हमारी पूरी कोशिश है कि आज से बल्क अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे वीडियो अब हमारे चैनल पर रेगुलरली अपडेट होने वाले हैं, जिसका प्यार आप सबको मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 75,000 प्लस सब्सक्राइबर आपने हमारे चैनल को जो प्यार दिया, जो आभार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला सब्जेक्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको आज हम टेक केयर करने वाले हैं। इसकी यूनिट फर्स्ट का ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सब्जेक्ट शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले कुछ बातें आप इस सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिएगा। ये सब्जेक्ट ओएम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब ये सर आप कहोगे कि सर सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल की जॉब होती है, क्वालिटी मैनेजर की जॉब्स होती है, वो इसी सब्जेक्ट के सिलेबस से होकर गुजरती है। इसी सब्जेक्ट के सिलेबस से होकर गुजरती है। यानी कि आपको जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपकी जो कंपनी के अंदर प्रोफाइल होने वाली, क्वालिटी कंट्रोलर या प्रोडक्शन मैनेजर, इस तरीके की जो प्रोफाइल हमको देखने वाली है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के सिलेबस से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्वालिटी के ऊपर डीपली में बात करने वाले हैं कि क्वालिटी क्या होती है, इसको मैनेज करने के कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स हैं, कितनी थ्योरीज हैं इसके अंदर, कितनी कॉस्ट इसके अंदर मैनेजर्स को करनी होती है, उसका क्या फ़ायदा है, कौन सी क्वालिटी लीडरशिप होती है। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो और इससे पहले जस्ट हमारी बुक का प्रमोशन वो यही है कि अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए, अभी तक यदि आपको बुक मिलने में कहीं पे ओएम वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बुक मिलने में दिक्कत आ रही है, तो जी हाँ, मैंने मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स टाइप में बुक्स आपको अवेलेबल करा दी है, जिसमें सारी चीज़ें एज ए शॉर्ट फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस कर दी है। पूरा कंप्लीट सिलेबस करा है। यदि हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो 1699 उसकी प्राइस है इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस, और अगर सॉफ्ट कॉपीज़ ही चाहिए तो 849 रुपीज़ उसकी चार्ज है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये बाय कर सकते हो। यानी कि 849 सॉफ्ट कॉपी का और 1699 हार्ड कॉपीज़ का, जो आपके घर पे 4 to 5 डेज में डिलीवर्ड हो जाएगी। ठीक है, यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना। और ये पीपीटी फ्री है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये पीडीएफ फ्री है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। जैसे ही हम 5th यूनिट कंप्लीट करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पाँचों की पाँचों आपको मिल जाएगी। कीवर्ड इसका सब्जेक्ट नेम ही रहता है। चलिए आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? बेसिकली क्वालिटी का मतलब होता है जो आप बोलोगे कि सर ये प्रीमियम क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है, ये हाई क्वालिटी है, तो ये जो कंपैरिजन हुआ वही क्वालिटी कहलाती है। मीन्स कि जो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू के लिए, है ना, वही उसकी क्वालिटी कहलाती है। मीन्स के क्वालिटी के लिए उसको स्टेटिस्टिकली या कुछ भी आपको उसको मापना है तो उसके लिए आपको कंपेयर करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि एक पंचिंग मशीन है ना, अपन स्टेपलर की पंचिंग मशीन है, ये 10,000 टाइम सर खराब हो गए तो आप खराब नहीं होगी। कल हम एक लाइटर खरीद के लाए, वो सिगरेट वाला नहीं, वो गैस चूल्हे वाला, है ना, लाइटर खरीद के लाए। तो उसने हमको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि सर ये 10,000 टाइम तक ये लाइटर ख़राब नहीं होता। मतलब कि ये लाइटर में 10,000 बार आप इस लाइटर को बंद चालू करोगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो यानी कि उसका एक्सपेक्टेशन है कि ये 10,000 टाइम्स तक ये लाइटर सर्वाइव करेगा। तो ये क्वालिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ये यही कहता है कि कस्टमर का या कंज्यूमर का या बायर का जो एक्सपेक्टेशन है वही उसकी क्वालिटी एश्योर करता है। अगर वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो क्वालिटी हाई है, और अगर लोअर परफॉर्म करता है तो क्वालिटी लो है। तो क्वालिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ विच अ प्रोडक्ट और सर्विसेज मीन्स टू एक्सीड्स द कंज्यूमर और कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्लियर हो गया ये बात? बहुत ही सिंपल सी बात है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। क्वालिटी मैनेजमेंट की एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जो एम्ड कर रही है एंश्योरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो क्या एम्ड कर रही है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मैच द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो क्वालिटी मैनेजमेंट का काम क्या है? जो कस्टमर मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है, जिसमें वो आशा कर रहा है कि इतना तो कम से कम मेरे को क्वालिटी होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट इतने टाइम तो ड्यूरेबल होना ही चाहिए, या इस प्रोडक्ट की ये फीचर्स तो होने चाहिए, वो एंश्योर करना क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्क होता है। सबसे पहला क्वालिटी मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कहाँ से होता है? सबसे पहला
इंस्पेक्शन का एरा आता है। इंस्पेक्शन के एरे के अंदर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी कितनी है, फिनिश प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो है नहीं या है, यानी कि क्वालिटी के यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नहीं है। यहाँ पर क्वालिटी का मतलब वो जो प्रोडक्ट के जो डिफरेंट स्टेजेस है, लाइक रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तो इनके डिफरेंट पोजीशन से है। तो सबसे पहला कौन सा है? इंस्पेक्शन एरा है। अब इंस्पेक्शन कब होगा? जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, जब फिनिश गुड्स में आ जाएगा तब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करा जाता है। बहुत सी कंपनीज रैंडम सैम्पलिंग का मेथड का यूज़ करती हैं, बहुत सी कंपनीज डिफरेंट स्टैटिकल टूल्स का यूज़ करती हैं जिससे वो अपने क्वालिटी कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, स्टैटिकल टूल्स की भी शुरुआत करी गई थी 1920 के अंदर, जिसमें चेक करने के लिए कि कितने के कितने हमको क्वालिटी चेक करना है। लाइक कि अगर हमने 10,000 यूनिट बनाई, कितनों की क्वालिटी चेक करनी है? क्या 10,000 में से सारी यूनिट्स की क्वालिटी चेक करनी है या कुछ ही यूनिट की क्वालिटी चेक करनी है? तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की कुछ टूल्स एंड टेक्निक बनी। उसके साथ में अगर आप इसमें अपलिफ्ट किया गया तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आया। यानी कि एक तो इंस्पेक्शन का एरा आया जिसमें हमने चेक कर लिया कि 10 में से 5 चीज़ें सही होनी चाहिए, 7 चीज़ें सही होनी चाहिए, 20 चीज़ें सही होनी चाहिए, या हमने जो आउटसाइड है प्रोडक्ट का उसको देख के एज्यूम कर लिया कि ये क्वालिटी है। फिर क्या हो रहा है कि एक एरा ऐसा आ रहा है जब स्टैटिकल टूल्स हम डिमांड में लेने हैं। अब एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अब डिपार्टमेंट बनना शुरू हो गया, जिसको मॉडर्न एरा भी बोला जाता है। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की जॉब इमर्ज होने लगी। काफ़ी क्रीम जॉब है। मतलब आप ये मान के चलो कि एचआर के बाद, यदि एचआर का तो खेल अलग ही स्वैग रहता है डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के से आने से हर प्रोडक्शन मैनेजर, या आप कह सकते हो कि पूरा कंपनी में जितना भी स्टाफ होता है वो बहुत एक कॉशन हो जाता है, सतर्क हो जाता है। अरे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स आ गया, अरे ये क्या कर रखा है। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट बना। बेसिकली ये एचआर का भी पार्ट रहता है या समटाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट रहता है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में आपकी जॉब लग रही है। जैसे कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओगे तो क्वालिटी कंट्रोल एक टेक्निकल पार्ट होता है, तो वो टेक्निकल टर्म्स में जाता है। और अगर आप एक नॉन टेक्निकल कंपनी के अंदर जाते हैं, लाइक कि आप किसी आईटी बेस्ड कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे आईटी वाले ही क्वालिटी मैनेजमेंट का काम चेक कर रहे होते हैं। डिपेंड कर रहा है कौन सी कंपनी के अंदर आप जा रहे हो। अगर किसी टेक्निकल हेड की कंपनी में जाओगे तो इसके लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ में क्वालिटी मैनेजमेंट का वर्क होता है, और वरना ये एचआर डिपार्टमेंट टेक केयर करता है। ठीक है, अब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। अब ये क्या हुआ कि गवर्नमेंट को पता चला कि हर जगह मिलावट होने लगी, या वर्ल्ड प्रीमाइसेस पे हमारे जो प्रोडक्ट थे वो इतने खरे नहीं उतर रहे थे। पहले क्या होता था कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट को ही गुड प्रोडक्ट बोला जाता था। इंपोर्टेड घड़ी है सर, इंपोर्टेड वॉच है, इंपोर्टेड शर्ट है, तो इंपोर्टेड मतलब क्वालिटी बेस्ट ऐसा माना जाता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे दिमाग के अंदर ये फिट कर रखा था कि जो वो ला रहे हैं वो बेस्ट है, जो हमने बनाया वो खराब है, जो हमारा गुड़ है वो खराब है, उनकी चीनी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा बनाया गया। लेकिन जब डाउनफॉल आया क्वालिटी के अंदर, जब मिलावट शुरू हुई, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स करेगा, एक उसके लिए सर्टिफिकेशन की प्रोसेस शुरू करेंगे। ये अपन 5th यूनिट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ISO 9000 सर्टिफिकेट क्या है, 14000 क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कौन कौन सी कंपनीज को ये दिया जाता है, ये अपन 5th यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए 6 सिग्मा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके अंदर 10 लाख में केवल 6 गलतियां हो सकती हैं। कितनी? 10 लाख में 6 गलतियां हो जाती है। 99.9999% एक्यूरेसी के साथ में यदि कोई कंपनी वर्क कर रही है, यानी वो अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रही है, तो उसको 6 सिग्मा सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि आपने जो 10 लाख प्रोडक्ट डिलीवर्ड करे उसमें से केवल 6 प्रोडक्ट गलत डिलीवर्ड हुए, ऐसा मैक्सिमम अलाउड है। वैसे उतना भी नहीं होना चाहिए, इसी को 6 सिग्मा बोला जाता है। अब ये जो 6 सिग्मा है भारत में सबसे पहले अपने डब्बा वाला को मिला हुआ है। डब्बा वाला एक कंपनी है, कंपनी तो कह सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरीके की, जो मुंबई में है। ये डब्बा डिलीवरी का काम करते हैं, नहीं टिफिन बॉक्स डिलीवर का काम करते हैं। गलत डिलीवर ना हो जाए, वेजिटेरियन को नॉनवेज ना मिल जाए, नॉनवेज को वेज ना मिले, इसको उसका खाना ना मिले, इसको उसका खाना ना मिले। और आपको आश्चर्य होगा, इस कंपनी के अंदर जो डब्बा वाला एसोसिएशन है, वहाँ पे जो डब्बा वाला वर्क कर रहे हैं वो मैक्सिमम 8वीं 10वीं 12वीं पास तक की स्टार्टिंग में हुआ करते थे, और तभी इनको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यानी कि बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इन पर रिसर्च करी कि इनको 6 सिग्मा सर्टिफिकेट कैसे मिला, कितने एक्यूरेसी से डब्बा डिलीवर कर लेते हैं। तब जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप इस तरीके का कुछ भी नहीं था, तब से ये काम करना है। ठीक है, लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट एक का होता है कि ये फोकस करता है कि हर चीज़ को, लीन का मतलब यहाँ पे पतला करने से, मतलब कि वेस्ट को मिनिमाइज करना, प्रोडक्शन को एक्यूरेट करना, है ना, क्वांटिटी पे जोर ना देके क्वालिटी पे जोर देना, ये लीन मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का फर्क है। नेक्स्ट एजिल और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एजिल का मतलब होता है लचक, है ना, कि किसके अंदर कितनी एजिलिटी है, यानी वो जैसे कि आप विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इनके अंदर अगर बात करी जाएगी तो बहुत एजिलिटी बहुत जोरदार है। जैसे कि लास्ट आपने देखा होगा, भले आरसीबी हमारी हार गई, है ना, हमारी आरसीबी इसलिए क्योंकि हम सब विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, है ना, खैर मुंबई इंडियंस को भी बहुत पसंद करते हैं, तो पर आपने देखा होगा विराट कोहली ने जो लास्ट में रनआउट किया था वो उसकी एजिलिटी बता रहा था। अब यहाँ पर भी क्वालिटी मैनेजमेंट में यही बोलते हैं कि अगर कुछ ब्रेकडाउन आता है, अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो कितना अपन उसको फास्ट रिकवर कर पाते हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर पाते हैं, डिफरेंट एरा। अब यहाँ पर डिफरेंट एराज के लो, डिफरेंट पोजिशंस के लो, डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लो, ये तीनों चारों केवल वर्ड की आपकी हेडिंग्स बदलने को है, या इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट के लो। अब कोई ये नहीं कह सकता कि क्वालिटी मैनेजमेंट पहले आया था, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आया, फिर एजिलिटी आई, फिर लीन मैनेजमेंट आया। नहीं, हम एक कह सकते हो कि पहले इंस्पेक्शन का लेवल रहता था, यहाँ पर केवल प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करके प्रोडक्ट को पास कर दिया जाता था कि वो हैजार्डस नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो किसी को हार्म करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज यदि आपके पिताजी माताजी से पूछिएगा कि जो पहले के ज़माने में मिक्सर आया करते थे, जूसर आया करते थे, उनकी लाइफ रहती थी 10 साल 15 साल, चलते ही थे, ख़राब ही नहीं होते थे, है ना, उनकी मोटर भी ऐसी चलती थी, पंखे भी ऐसे चलते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर चीज़ में क्या कर दिया गया है कि उनकी एक परमानेंट लाइफ 5 साल 7 साल तक मैक्सिमम, उसके बाद आपको रिप्लेस करना होगा। लाइक मोबाइल 4-5 साल में आपको लगेगा कि नहीं अब तो मोबाइल हमको बदलना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, क्वालिटी के अंदर अभी डाउनफॉल आया। क्यों? क्योंकि नए मार्केट में डिमांड कम हो रही थी। खैर वो अलग एक थ्योरी है, उसमें आगे आएंगे, अगले यूनिट्स में उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हुए चल रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, और ज़रूर मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना। बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला टॉपिक फिर आ गया है अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। अच्छा, 2 तरीके की क्वालिटी होती है, एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, एक सर्विस की क्वालिटी। सर्विस लाइक की एजुकेशन है, सीए है, वो हम सीए नहीं है, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सीए है ना, तो सीए है, लॉयर है, डॉक्टर है, एजुकेशन फील्ड है, टीचर्स हैं, वो सब क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। और प्रोडक्ट यानी कि आपको कोई कमोडिटी मिल जाती है, कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, लाइक आप फ़ोन ले आए, आप कार ले आए, आप बाइक ले आए, आप कह सकते हो फैन ले आए, कुछ भी प्रोडक्ट है ना। तो दोनों की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस होता है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो किन बातों पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसकी परफॉर्मेंस पे कि उस प्रोडक्ट ने कितना परफॉर्म अच्छा करा। हम एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोडक्ट का उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, गर्म हुआ कि नहीं हुआ, हैंग हुआ कि नहीं हुआ, फीचर्स कौन कौन से थे, जितना हमने प्राइस पे किया। अच्छा, हम कंपेरेटिवली चेक कर रहे हैं ना कि प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए। अब हर कंज्यूमर का माइंडसेट ये रहता है कि इस प्राइस रेंज में मेरे को ये क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो फीचर्स के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। उसकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता कितनी है, मार्केट में गुडविल कितनी है, उसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने लॉन्ग टर्म तक वो चल गया, सर्विसेबिलिटी कितनी है। सर्विसेबिलिटी यानी कि उसका मेंटेनेंस करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, अगर कहीं खराब हो गया वो प्रोडक्ट तो मैं रिपेयरेबल है कि नहीं रिपेयरेबल है ना। और हमारे माइंडसेट यानी कि मोटे मोटे से अपन को 4-5 पॉइंट याद रखने हैं कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो उसका टाइम देखा जाएगा, उसका फीचर देखा, टाइम यानी ड्यूरेबिलिटी देखी जाएगी, फीचर देखी जाएगी, प्राइस के साथ कंपैरिजन किया जाएगा और परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। ये 4-5 पॉइंट ही है। बाकी तो थ्योरी पढ़ने में एमबीए वाले माहिर होते ही हैं और मशहूर भी होते हैं। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं अपना सर्विस क्वालिटी पे। अब सर्विस क्वालिटी क्या होती है? सर्विस तो एक इंटेंजिबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है कि जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो कहीं कोई मेरे वर्ड्स दिखाई तो नहीं दे रहे, आप सुना ही दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर्विस की क्वालिटी में टेंजिबल्स, अब ये टेंजिबल्स तो होते नहीं है, इंटेंजिबल्स होते हैं। लेकिन हम सर्विस में कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एजुकेशन का रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, क्या आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नहीं हैं, और क्या वो फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइक कि अगर लॉयर ने आपको कोई सलाह दी, या सीए ने आपको कोई सलाह दी, या टीचर ने आपको कोई सलाह दी, तो आपको वो बातें समझ में आई कि नहीं आई, मैंने आपको पढ़ाया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो मेरी सर्विसेज जो रही वो एजुकेशन वेब के अंदर काफ़ी अच्छी रही, और नहीं समझ में आया तो मेरी सर्विसेज जो रही वो उतनी अच्छी नहीं रही। अब नेक्स्ट रिलायबिलिटी, भरोसा कितना है कि आनंद सर कह रहे हैं, आनंद सर मेरे खुद के नाम के आगे सर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर मैं अपने आप को किसी को इंगित करके बोल रहा हूँ, या कोई भी सर कह रहे हैं, विशाल सर कह रहे हैं, तो उनकी बात पे कितना हमको भरोसा है, हम रिलायबल हो सकते हैं, क्या वो फैक्ट एंड फिगर बोल रहे हैं या ऐसे ही बोला जा रहा है। जैसे कि अभी
अभी की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं। आज से पहले एग्जिट पोल सब बता रहे थे कि एनडीए को इतनी सीटें मिल रही हैं, क्लियर बहुमत हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो रिलायबल कितने लिए जा सकते हैं? तो इसमें हमको ये भी सबक लेना चाहिए कि मीडिया जो दिखा रहा है वो क्या दिखा ही रहा है या उसके पीछे भी कोई एविडेंस है। क्या कोई ऐसा आरटीआई फाइल करके पता कर सकता है मीडिया से कि आपने जो आंकड़ा लेकर आ रहे थे, हम सबके सामने 400 पार का आंकड़ा लेकर आ रहे थे, वो कहाँ से लेकर आ रहे थे, कितनों पे आपने एविडेंस किया, कितनों पे आपने सर्वे किया, कौन सा आपका साइंटिफिक डेटा था जहाँ सर आप ये आंकड़ा लेकर आ रहे थे, उसको डेटा को क्या आप प्रेजेंट कर सकते हो, उन लोगों के क्या आप नाम या नंबर शेयर कर सकते हो जिन्होंने आपको ये रिपोर्ट दी थी। तो ये रिलायबिलिटी की बात है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस। अब सर्विसेज में क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लाइक कि जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, अब देखिएगा गुजरात के डॉक्टर्स ज़्यादा फेमस क्यों हो जाते हैं? वो फेमस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का रेस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर वो केम छू मजा में, एक तो गुजराती प्यारी लैंग्वेज, उसके बाद आप वहाँ जाओगे डॉक्टर बड़े प्रेम से आपसे बात करेंगे। वो सारे डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते और करते हैं उनमें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गुजरात के ऑलमोस्ट डॉक्टर आपसे प्रेम से बात करते हैं। तो एक रेस्पॉन्सिवनेस, आप एक कस्टमर केयर पे फ़ोन लगा रहे हो और वो कस्टमर केयर तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो उसकी सर्विस क्वालिटी बढ़ जाएगी। और वहीं वो सॉल्व नहीं करेगा तो या आपको रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं देगा तो सर्विस क्वालिटी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट एश्योरेंस कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, ये सर्विसेज लिए, तो मेरे को इतने टाइम तक इसकी सर्विसेज मिलती रहेगी। एम्पैथी, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब ये जो डिफरेंट पास्ट हिस्टोरिकल डेटा चल रहा है उसी की बात हो रही है। यानी सर्विस क्वालिटीज़ को हम इतने इतने पॉइंट्स के ऊपर चेक कर सकते हैं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कस्टमर की सर्विसेज कितनी फ्लेक्सिबल है ना, कितना कंसिस्टेंस है कि एक बार सर्विस दे दी ठीक है, दोबारा सर्विस दी नहीं दी, क्या हुआ उसके बारे में। अब डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी। अब जो डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी है इसके 4 डायमेंशंस बताए। एक तो परफॉर्मेंस बताया कि प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, एक फीचर्स बताए कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे 4 डायमेंशन याद रखना। डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहले परफॉर्मेंस की बात आ जाती है, सेकंड फीचर्स की बात आ जाती है, फिर वो रिलायबिलिटी और कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस का मतलब कि ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, यानी कि पहले जो चीज़ें ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं उससे हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि क्वालिटी के 4 डायमेंशन है किसी भी प्रोडक्ट के। लाइक मोबाइल फ़ोन, चलो बाइक की ले लेते हैं, बाइक का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूटी का एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिवा, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों चलाते हैं। एक्टिवा परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, कौन कौन से फीचर्स हैं, आगे फॉग लाइट दी हुई है नहीं दी हुई है, इंडिकेटर्स है ना, एलॉय व्हील्स है, ब्रेक दे रखे हैं, कौन से डिस्क ब्रेक दिए नहीं दिए, एबीसी वाला फीचर भी अब शायद से उन्होंने लॉन्च किया है। और रिलायबिलिटी, होंडा का भरोसा है कि नहीं है, कौन सी है, क्या है, ये सारे हम चेक कर रहे हैं 3 पे। और कॉन्फर्मेंस के अंदर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि ये पर्टिकुलर गाड़ी इतने सीसी की होगी और इतना एवरेज तो हमको देगी और इतना इसका माइलेज रहने वाला है, मतलब एवरेज या माइलेज रहने वाला है, और इसकी सर्विस टाइम इतना होगा, यहाँ पर हम इतने कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कन्फर्मेंस के अंदर आती हैं। इन चारों एस्पेक्ट पे हम चेक करते हैं क्वालिटी। अब ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के अंदर चेक कर सकते हो। अब वो 4 तो हैं, इसके एड ऑन में बहुत सारी चीज़ें और डायमेंशंस में बोली। डायमेंशंस का मतलब ही वो पॉइंट्स हैं जो आगे बढ़ाए गए, तो 4 पॉइंट्स तो मेन है। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट कितने लंबे समय तक चलेगा, वो स्कूटी कितने लंबे समय तक चलने वाली है। सर्विसेबिलिटी, एक्टिवा के सर्विस सेंटर कितने हैं, क्या कोई इसको सही कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ठीक है। और प्रिसीव्ड क्वालिटी आ सकता है, एस्थेटिक्स में आ सकता है कि कैसे वो प्रोडक्ट नज़र आता है। इसके बाद प्रिसिप्ट क्वालिटी, यानी कि हमने जो सोचा था उसके एक्सपेक्टेशन मीट हुई कि नहीं हुई, यही सारे सर्विस के थे। अब आ जाते हैं अपने और आगे नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर, जो अब फिलोसॉफीज आ गई हैं क्वालिटी के लिए, है ना। ये बुकिश हैं और ये पार्ट सी के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से फर्स्ट यूनिट में से भी रहते हैं। लाइक सबसे पहले क्वालिटी की फिलोसॉफीज आई है डेमिंग्स के 14 प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं। ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं इनके जो प्रिंसिपल्स पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। अच्छा, क्वालिटी की बात हमेशा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही आई। क्यों आई? क्योंकि मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है हमारा वो पूरा मैनेजमेंट है ना, केवल ऑपरेशन मैनेजमेंट या क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं, पूरा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उसके बाद में आया था। क्यों है? पहले भी आप कह सकते हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कस्टमर जो है वो किंग बना था। इससे पहले कस्टमर किंग नहीं हुआ करता था। इससे पहले जो प्रोड्यूसर होता था वो किंग होता था, वो जो भी मार्केट में बनाता था वो बिक जाता था, है ना।
पर उसके बाद कस्टमर किंग हो गया क्योंकि मल्टीपल सेलर्स हो गए। अमेरिका करके एक नया उदय हो गया मार्केट का, जो प्रोडक्शन हाउस का, उसके बाद अपना फ्रांस, इटली, ये थे ही। तो कस्टमर को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनने लगे, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल की बात हुई। तो इसमें डेमिंग्स ने 14 प्रिंसिपल्स बोले हैं। इन्होंने क्या बोला है कि इनका अगर पालन किया जाएगा तो हम क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्रिएट कंसिस्टेंसी फॉर पर्पस टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट, यानी ये कह रहे हैं कि हमेशा हमको किसकी ओर जाना है? इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है और हमेशा नई फिलोसॉफी अडॉप्ट करनी है। यानी कि आज जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड बन गया है, आज जो चीज़ें बन गई है, वो हो जरूरी नहीं कि वो हमेशा रहे, वो बढ़नी भी चाहिए, है ना। इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, अब हमेशा आपको इंस्पेक्शन भी करते रहना चाहिए। अब ये सारे प्रिंसिपल्स, ये जैसे कि हमने आप कह सकते हो टेलर के अपन ने प्रिंसिपल पढ़े, फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े, उसी तरीके से अब वो मैनेजमेंट में अपन ने शुरू में पढ़े थे ना, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। अभी एचआरएम में आपको याद होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अभी अपन चलते हैं इनमें। इन्होंने ये केवल 14 प्रिंसिपल्स ये कहा है कि अगर आप इनका पालन करोगे, अगर आप इनकी बात मानोगे, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलोगे, तो आप निश्चित तौर पर एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं इन द मैनर ऑफ क्वालिटी, है ना। और क्वालिटी से ही आपकी कंपनी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करो। सेकंड ये कह रहे हैं कि नई फिलोसॉफी, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। थर्ड कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन करो, है ना, इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन करो डिपार्टमेंट का। फोर्थ कह रहे हैं अवॉर्डिंग बिजनेस ऑफ प्राइस अलोन, मिनिमाइज टोटल कॉस्ट बाय वर्किंग विद अ सिंगल सप्लायर। हमेशा सिंगल सप्लायर के ऊपर भरोसा मत रखो, क्योंकि एक सप्लायर ने अगर आपको कोई प्रोडक्ट खराब दे दिया तो गलत हो जाएगा। कंसिस्टेंटली आपको इंप्रूव करते रहना है अपनी क्वालिटी में भी और प्रोडक्ट में भी। ट्रेनिंग हमेशा प्रोवाइड कराइए और ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, है ना। इंस्टीट्यूट लीडरशिप बनाइए, यानी कि आप कोशिश करें कि आप क्वालिटी लीडरशिप अचीव कर सकें। आपको हर किसी से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए, यानी कि आपको इफेक्टिवली वर्क करने के ऊपर बात करना चाहिए। डिपार्टमेंट में जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना चाहिए। एग्जॉशन नहीं होना चाहिए। एग्जॉशन का मतलब है कि एकदम टेंस होकर जब हम काम करते हैं तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, यानी कि फ्री माइंड से काम करना चाहिए। जैसे एक मैंने कंपनी, आप काफ़ी फेमस कंपनी कार देखो, उसमें मेरे एक कह सकते हो हाँ फ्रेंड ही है, मतलब ठीक है हमने पढ़ाया भी है लेकिन फ्रेंड ही है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा लेटर ऑन अपनी लाइफ के अंदर MBA करा। तो उनकी एक बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, कार देखो कि दे आर फ्री वर्क एनवायरनमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया कि आप कैंटीन में बैठ के भी कोडिंग कर सकते हो। आपको जहाँ, वो कोडर थे बेसिकली, IT सेल में काम करते थे उनके, आपको जहाँ मर्जी आया वहाँ काम कर सकते हो, बस ये काम आपका फिनिश होना चाहिए। यानी कि उन्होंने क्वांटिटी पे जोर न दे के उन्होंने वर्क आउटपुट पे जोर दिया। उन्होंने ये नहीं चेक करा कि बंदा कहाँ पे वर्क कर रहा है। वो जब मैं बात कर रहा हूँ कोविड से प्री कोविड की, जब वहीं पे ऑफिस में ही काम किया जाता था, अब तो बहुत सी ज़्यादा रिमोट लोकेशन से भी काम हो जाता है, लेकिन तब वो रिमोट लोकेशन तब से उन्होंने अलाउड कर रखा था। तो एग्जॉशन नहीं होना चाहिए। ये डेमिंग साहब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। नंबर्स में बात नहीं होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें हमेशा समय लेती हैं, ठीक है। बैरियर्स करना चाहिए, रॉब पीपल फॉर प्राइड फॉर देयर वर्क, है ना। आप मतलब लोगों को मोटिवेट करिए, आप उनको बैरियर्स उनको ख़त्म करिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, और जो ये काम अच्छे से कर रहे हैं उनसे उनको सिखाइए दूसरे लोगों को कि काम अच्छे से कैसे करा जा सकता है। उस पर नॉलेज को कॉन्सेंट्रेट करके या कॉन्क्रीट करके मत रखिए, इसको फ्लो होने दीजिए, ठीक है। एजुकेशनल आपको प्रोग्राम रखने, लाइक ट्रेनिंग डेवलपमेंट के प्रोग्राम रखने, और सबको एक साथ मिल के काम करना है और सबको कंपनी के दिशाओं में वर्क करना है। यही 14 प्रिंसिपल्स हैं, बड़े ही सिंपल से प्रिंसिपल हैं। डेमिंग के अपन ने प्रिंसिपल्स देख लिया। अब सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज भी एक उसके अंदर आ जाता है थ्योरी के अंदर, जिसके क्वालिटी मैनेजमेंट की थ्योरी है, जिसमें एक आ जाता है, एक तो सिस्टम पे एप्रिसिएशन करा जाए और सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। उसके बाद नॉलेज को वेरिएशन किया जाए, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, जिससे हम ज़्यादा बेटर क्वालिटी अचीव कर सकें। थ्योरीज प्रोवाइड करा जाए और साइकोलॉजिकल, ये सिंपल सा इसका पॉइंट है। ये 2 नंबर में आता है, केवल ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसको अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुरान साहब के क्वालिटी की फिलोसॉफी। इन्होंने 3 ट्रायंगल टाइप आप कह सकते हो, इन्होंने यहाँ पर एक तो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इन तीनों की बात करी थी। इन्होंने कहा कि ये 3 फिगर पे अगर हमने बात कर ली तो हम क्वालिटी
ट्रायलॉजी हम क्वालिटी जीत जाएंगे। मीन्स के जैसे डेमिंग साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, दुरान साहब ने अपनी फिलोसॉफी रखी। उन्होंने सिंपल से कहा कि ये 3 चीज़ों पे बात होनी चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी की प्लानिंग होनी चाहिए, हम ये चीज़ बनाएंगे, इस क्वालिटी के बनाएंगे, इतने उसमें फीचर्स होंगे, इतना प्रोडक्ट हमारा प्राइस रेंज में होगा और ये चीज़ें इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी ये प्रोसेस होगी, इसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, क्वालिटी को कंट्रोल करना। क्वालिटी को कंट्रोल करने का मीन्स के उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उसके लिए इंप्रूवमेंट के साइकिल्स प्रोवाइड कराना, उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना, ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स है। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अगर क्वालिटी कंट्रोल करने पे हमको कहीं पे डीमेरिट मिलती है, कहीं पे लूप होल मिलता है, तो हम उसका इंप्रूवमेंट का काम करेंगे, है ना, जिसमें प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट करेंगे, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, रूट कॉज, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी ट्रायलॉजी, यानी कि सबसे पहले कह रहे प्लान कर लो, फिर कंट्रोल कर लो, अगर कंट्रोल करने पे कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो उसको इंप्रूव करो। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहेगी, इंप्रूवमेंट के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर से प्लानिंग, प्लानिंग के बाद कंट्रोल, कंट्रोल के बाद फिर इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यूस करते रहोगे तो हम निश्चित तौर पे एक अच्छी क्वालिटी अचीव कर पाएंगे कंपनी के अंदर। अब परेटो का प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल तो लाइफ के अंदर भी बहुत चलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है और इसको आपको आज समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यदि लाइफ के अंदर आप जाएंगे तो ये परेटो का प्रिंसिपल 80-20 प्रिंसिपल है। आपने ऑलरेडी लाइफ के अंदर या यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियो देख रखे होंगे। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी लाइफ की 80% प्रॉब्लम 20% कारणों के कारण ही होती है। यानी कि 80% जो चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर हो रही है वो 20% के कारण ही हो रही है। हम हमारा 80% टाइम 20% थिंग्स करने में व्यतीत करते हैं। हम अपने 20% दोस्तों से 80% बातें करते हैं। हम हमारा 80% समय केवल 20% कार्य के लिए करते हैं। हमारी लाइफ की 80% प्रॉब्लम 20% चीज़ों के कारण है। 80-20 थिंग्स, और याद रखिएगा 80% जो थिंग्स है ना लाइफ में वो अनकंट्रोलेबल है, केवल 20% थिंग्स जो है वो कंट्रोलेबल है। 80% थिंग्स क्या अनकंट्रोलेबल है, लाइक कि अभी चुनाव के आपको एग्जांपल देते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी क्या काम करेगी वो उसके कंट्रोल में, लेकिन दूसरी 80% पार्टीज आपके क्या काम करने वाली है, उनका कौन प्रत्याशी होने वाला है, उनका कौन कैंडिडेट होने वाला है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उनका क्या चुनाव प्रचार का मेथड होने वाला है, वो उनके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में काम करना, आज अपने हाथ में क्या है, काम करना, पढ़ाई करना, एफर्ट करना, जॉब कैसे बनेगी, करियर कैसे बनेगा, ऊपर वाला जानता है, ठीक है। तो अपने हाथ में केवल 20% चीज़ें होती है। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप कहाँ पैदा होंगे, आपका क्या नाम होगा, आपके कौन माता पिता होंगे, आप किस कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करोगे, आप किस जेंडर में होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, कौन से जेंडर को आप बिलोंग करोगे, आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन कहाँ से होगी, आपकी फैमिली का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या होगा, आपकी टोटल सोसाइटी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या होगा, आप कौन से नेशन में रहने वाले हो, ये आपके हाथ में नहीं होता। आपके ये 80% ऑफ योर फैक्टर्स होते हैं लाइफ के अंदर जो हमारे हाथ में नहीं होते, केवल 20% फैक्टर्स होते हैं लाइफ में जो हमारे हाथ में होते हैं। लाइक हमको एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अब सरकारी स्कूल कहने में तो आप सब कहोगे कि सर सरकार को बुरा कह रहे हो, लेकिन जो बात है वो है सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन वहाँ से भी बच्चे मेरिट में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 80% फैक्टर्स यदि आप अपने ऊपर हावी कर लोगे तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा। यानी कि आप कहाँ पैदा होते हो, जैसे कि बहुत से आपने स्लोगन्स पढ़ रखे हैं कि आप गरीब पैदा होते हो वो गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब मरते हो वो गलत बात है। तो ये चीज़ें, तो 80% थ्योरीज ये कह रही होती हैं कि आपका जो सारा का सारा आउटपुट है वो 80% पे जब आप लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। लाइक अगर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे पेरेटो प्रिंसिपल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए अपन और थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल में 80% में क्या कह रहा है कि मान लेते हैं लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, लाइक कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना, अपन MBA कर रहे हैं लेकिन अपन को इंग्लिश नहीं आ रही, मान लेते हैं। अब जब अपन ने मान लिया कि हमको इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता, हमको पेरेटो प्रिंसिपल का वर्ड भी मतलब नहीं है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब पता नहीं, तो अब हम क्या कहेंगे, सर मुझे नहीं आती, मेरे पेरेंट्स को नहीं आती, ठीक है, मेरे गुरुजन जो थे स्कूल में उनको भी नहीं आती थी, इवन मेरे गांव में भी किसी को नहीं आती थी, तो सर मुझे कहाँ से आएगी। एक स्टूडेंट तो वो है, दूसरा स्टूडेंट वो है, सर मुझे नहीं आती तो मेरे पास एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है
कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, मैं कोचिंग करता हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ, मैं लोगों से मिलना शुरू करता हूँ और चेक करता हूँ गूगल पे, यूट्यूब पे, है ना, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जहाँ से मैं मेरे इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल ले जा सकता हूँ और बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं लेके जा सकता हूँ। तो दोनों ही चीज़ें आपने देखी। तो 80% दोनों के पास जो चीज़ें थी सराउंडिंग में वो उनके कंट्रोल में नहीं थी, केवल 20% चीज़ें रहती हैं वो हमारी लाइफ के अंदर कंट्रोल में रहती है। लाइक कि हर किसी के पास 24 आवर्स है, लेकिन उस 24 आवर्स को वो कैसे मैनेज करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। परेटो प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है कि 80% जो थिंग्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल में लाइक सप्लायर ने जो चीज़ें दी है उस पर वर्क नहीं करना, आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी कि इंटरनल फैक्टर्स पे वर्क करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे वर्क नहीं करना है। अब कॉस्बर्ग की क्वालिटी फिलोसफी आई, अब जुरान साहब की खत्म हो गई, परेटो साहब की खत्म हो गई, है ना, डेमिंग साहब की खत्म हो गई, 3 फिलोसफी मैंने बता दी। अब कॉस्बर्ग साहब की क्वालिटी आ गई है। कॉस्बर्ग साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी फिलोसफी आई है, इन्होंने कहा क्वालिटी जो है वो फ्री है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने से आपका पैसा बचेगा। अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो आपका पैसा बचेगा। क्वालिटी एक तरीके का फ्री टर्म है, अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो आपको पैसा ज़्यादा देना होगा। देखिए प्रोडक्ट कोई भी हो, अगर आप मार्केट में हैं या तो आप लोएस्ट प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या हाईएस्ट प्राइस लेके बेटर क्वालिटी देके सेल कर सकते हो। लाइक एप्पल क्या करता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट देता है और हाईएस्ट प्राइस टेक केयर करता है और मार्केट कैप 50% से ज़्यादा उसके पास। तो कॉस्बर्ग साहब यही कह रहे हैं कि आपके क्वालिटी के ऊपर पैसा खर्च होता है, ऐसी कोई भी बात नहीं। अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो पैसा बनेगा ना कि घटेगा। इनका की कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जीरो डिफेक्ट होगा तो पैसा बनेगा, क्योंकि आपका वेस्ट बहुत कम हो गया और ये एक तरीके की फ्री एक्टिविटी है, केवल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्वालिटी जो है वो फ्री है, उसकी कुछ ही रिक्वायरमेंट होती है ना। इसके अलावा जीरो डिफेक्ट, प्राइस ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस, ठीक है, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ही मीट करना होता है। तो इनका कॉस्बर्ग साहब की फिलोसफी के अंदर आपको ये राइट डाउन करना है। इनके अकॉर्डिंग क्वालिटी इज द फ्री, बिकॉज वेन एवर द कंपनी स्टार्ट इंप्रूविंग दे आर एक्चुअली स्टार्ट टू रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट। जब भी उनकी क्वालिटी बढ़ेगी उनकी कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, ना कि बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका वेस्टेज कम होगा और उनका लीन मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस्बर्ग के इंप्रूवमेंट की इन्होंने प्रोसेस भी दी है। प्रोसेस में क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट को एक कमिटमेंट करना चाहिए कि इतने प्रोडक्ट हम बनाएंगे, इतनी क्वालिटी अश्योर रखेंगे, और टीम में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के टास्क कराने चाहिए, क्वालिटी मेजरमेंट के टास्क कराने चाहिए और उसका इवेल्युएट करना चाहिए, अवेयरनेस के फंक्शंस करने चाहिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए और करेक्शन के एक्शन लेने चाहिए। इसके अलावा जीरो डिफेक्ट का इनको एक्शन लेना चाहिए और इस पर अवार्ड देना चाहिए। अगर कोई जीरो डिफेक्ट का कंपनी प्रोड्यूस करती है या कोई डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता है तो उसको प्लान करना चाहिए और उसके लिए प्लान करने के लिए उसको अचीव भी करना चाहिए, ठीक है। और रिकॉग्निशन रिवॉर्ड की बात आई गई। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कॉस्ट। अब वहाँ तक तो अपनी कॉस्बर्ग साहब की फिलोसॉफीज जितनी भी थी वो सब खत्म हो गई, वापस से अपना थ्योरी पार्ट शुरू हो गया, है ना। तो अपन चल रहा है क्वालिटी कॉस्ट में। मुझे पता है 32 मिनट का वीडियो हो चुका है, आप सभी मेरे को सुन सुन के थक गए होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, एग्जाम की बात है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। आज एक कदम और आगे चलेंगे तो अपन ये सब्जेक्ट निपटा पाएंगे। थोड़ा सा केवल 5 से 7 मिनट का और ये वीडियो बचा है और ये मैं सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ देखते रहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा इसके बाद पबजी या कहीं और चले गए तो 5-7 मिनट में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और क्या पता यही क्वेश्चन आने वाला हो, ठीक है। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्वालिटी कॉस्ट। अब ये फिलोसॉफी ये कह रही है, ये नॉर्मल बुकिश फिलोसॉफी ये कह रही है और ये प्रैक्टिकल भी है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि क्वालिटी एक कॉस्ट आती है। जैसे कॉस्बर्ग साहब ने कहा क्वालिटी की कोई कॉस्ट नहीं आती, लेकिन कॉस्ट आती है क्योंकि ट्रेनिंग देनी होगी, बजट अलॉट करना होगा, तो एक कॉस्ट एसोसिएट होती है आपकी क्वालिटी के साथ में। ये यही बात कर रहे हैं। एक तो कॉस्ट आएगी उसकी प्रिवेंशन की कॉस्ट, प्रिवेंशन की कॉस्ट की कोई गड़बड़ी ना हो, है ना, कोई क्वालिटी हम मेंटेन करके रखें, तो ये प्रिवेंशन की कॉस्ट है। अब एक कॉस्ट आएगी अप्रेजल की कॉस्ट। अप्रेजल यानी कि किसी को आपने क्वालिटी उसने स्टैंडर्ड मीट करा तो आपको उसको कुछ रिवॉर्ड देना होगा, तो एक उसकी कॉस्ट आएगी। एक कॉस्ट आएगी इंटरनल फेल्योर की कॉस्ट, यानी कि जब वो प्रोडक्ट आप अचीव नहीं कर पाए तो उसको आपको वेस्ट करना होगा या उसको रिसाइकल करना होगा, है ना, तो उसकी फेल्योर की कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। अब एक तो इंटरनल फेल हो गया प्रोडक्ट की, हमने सही से नहीं बनाया। एक्सटर्नल फेल्योर यानी कि हमने जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाया था वो हमारी सर्टेन स्टैंडर्ड का नहीं था, तो एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। यानी कि 4 तरीके की कॉस्ट आप स्टार्ट में याद रखिएगा। पहली कौन सी है, प्रिवेंशन की कॉस्ट की क्वालिटी खराब ना हो। सेकंड, अगर क्वालिटी अच्छी निकल गई तो उसके अप्रेजल देने की कॉस्ट। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल फेल्योर की कॉस्ट।
ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, अब क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस तो वैसे हर जना जानता है। क्या है कि कॉस्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और क्वालिटी कॉस्ट की मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस एक ही, एक तो बजटेड फ्रेंडली है, फाइनेंशियल हेल्थ ग्रोथ होती है। इसके अलावा कॉस्ट ड्राइवर्स में फ़र्क पड़ेगा। कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से होते हैं? एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। रिसोर्स अलोकेशन में हमको हेल्प होती है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हेल्प होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी हमको हेल्प होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अलग हेडिंग है, क्वालिटी लीडरशिप, और ये लास्ट हेडिंग है अपनी इस यूनिट का। क्वालिटी लीडरशिप क्या होती है? मीन्स के हम दी बेस्ट बनाते हैं। एप्पल क्या कहता है? हम दी बेस्ट बनाते हैं, हमसे बढ़िया कोई भी आपको प्रोडक्ट बना के नहीं दे सकता इस चीज़ के अंदर। तो क्वालिटी लीडरशिप इन्वॉल्व द गाइडलाइन और ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स टू अचीविंग द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इन इस प्रोडक्ट एंड सर्विस और प्रोसेस, यानी कि एकदम हाई स्टैंडर्ड जिसको कोई मैच ना कर पाए, वो क्वालिटी लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना, और उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट डिसाइड हो रहे हैं, वो कहलाती है क्वालिटी लीडरशिप। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे पहुंच जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे पहुंच जाए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो क्वालिटी अचीव कर सके, वो क्वालिटी में एक तरीके से रोल मॉडल बन जाए कि हाँ भाई बनना तो ऐसे ही है। अगर फिटनेस लेवल पे बात करें तो विराट कोहली हमारे क्या है? रोल मॉडल है भैया। बनना तो विराट कोहली जैसा ही फिट एंड फास्ट बनना है। तो वो क्या हुआ? एक लीडरशिप के रोल पे है क्वालिटी। अब वो किस में क्वालिटी है? फिटनेस के लेवल पे। अब क्वालिटी लीडर्स के क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? एक तो विजनरी थिंकिंग होते हैं, आगे की सोचते हैं, आज से 10 साल बाद क्या चलने वाला है। एक्सीलेंस की ओर जाते हैं, हमेशा बेटर गुड की बात नहीं कर रहे होते हैं, एक्सीलेंस की ओर जाते हैं। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हमेशा ध्यान में रखते हैं, हमेशा एंगेज रहते हैं, हमेशा अपने जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी है वो रेगुलर चलते हैं। डिसीजन मेकिंग डेटा के अकॉर्डिंग होती है, तुक्काबाजी नहीं करते हैं, और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं और लर्न करते रहते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी लीडर्स। एक जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, चाहो तो यही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, मैं केवल पॉइंट्स बता देता हूँ कि जो क्वालिटी लीडर्स होंगे उनका क्या रोल्स होगा, वही रोल होगा। एक तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, डिसीजन डेटा के ऊपर बेस लेना, उसी तरीके से एक एजेंडा फिक्स करना, एग्जाम्पल सेट करना। जैसे क्वालिटी लीडर्स क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं रोज टाइम पे आऊँगा कॉलेज, तो मैं बोल सकता हूँ किसी को, अरे यार तुम्हें भी टाइम पे आना चाहिए। अगर मैं ही ढीला है तो हम भी नहीं आ रहे हैं, हम ही 9 बजे का कॉलेज है 10 बजे आ रहे हैं, तो फिर हम किसी को बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट करना, रिसोर्स का लोकेशन करना, मॉनिटरिंग करना, इवेल्युएट करना और स्टेक होल्डर्स का फायदा करना। तो कॉस्बाय ने एक फिलोसॉफी दी अपने अकॉर्डिंग के क्वालिटी की कोई कॉस्ट नहीं होती, कुछ क्वालिटी की कॉस्ट भी अपन ने देखी, और क्वालिटी लीडर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। और इसी के साथ अपनी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसमें अपन ने डिफरेंट फिलोसॉफीज पढ़ी है, इसमें अपन ने कॉस्ट पढ़ा है, इसमें अपन ने कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा है। चलिए एक बार पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ लिया आज। ये पढ़ा है, सबसे पहले कॉस्ट पढ़ा है, कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा है, कॉस्ट के अपने क्वालिटी पढ़ा है, क्वालिटी के टाइप्स पढ़े हैं, है ना। क्वालिटी के टाइप्स के बाद सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, उनके फीचर्स भी पढ़ लिया। उसके बाद डिफरेंट फिलोसॉफीज भी पढ़ ली, पेरेटो की पढ़ ली, कॉस्बाय की पढ़ ली, जुरान की पढ़ ली, और डेमिंग्स की फिलोसॉफी भी पढ़ ली, है ना। ये फिलोसॉफी भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने क्वालिटी लीडर्स का टॉपिक्स भी देख लिया, क्वालिटी लीडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज अपन ने फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भी छोटा सा अपना प्रोफाउंड नॉलेज करके एक छोटा सा टॉपिक आया था, उसको 1-2 नंबर का था, तो अपन ने ज़्यादा उस पर वेटेज दिया नहीं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्वालिटी कॉस्ट भी अपन ने एक टॉपिक और कवर अप करा है। अगर कहीं कोई डाउट है कहीं फील फ्री टू कमेंट, और मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ हमसे भी जुड़े रहिए। जय हिंद।